हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसके 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो 15 क्वेश्चन है उनको करवाऊंगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है फीमर, जो जांघ में होती है। याद रखना, फीमर हड्डी जो है हमारी, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो भाई हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है उसमें सबसे छोटी होती है स्टेपिज। जो स्टेपिज है ये हमारे शरीर में हमारे कान में होती है, जो कि बहुत ही छोटी है। आप अपने खुद के कान को टच करके देखो, आपको लग नहीं रहा होगा कि उसमें कुछ हड्डी है या कुछ है ना। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिज होती है, जो कहाँ होती है? कान में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है मंडीबल। मंडीबल याद रखना, जो हमारे जबड़ों में होती है। हम बहुत ही जो अखरोट या फिर गन्ना कुछ भी खा सकते हैं, है ना, अपने जबड़ों की सहायता से। तो जो हमारे जबड़े होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, और हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जो जबड़ों में होती है। कौन सी है? मंडीबल। याद रखना। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है, जन्म के समय नवजात शिशु के त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है ना। लेकिन 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो बच्चे का रंग कैसा रहेगा? हल्का गुलाबी रहेगा। लेकिन 15 दिन के बाद जो रंग आएगा वो जीवन भर वही रहेगा, यानी रंग कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। अब वो आगे की बात अलग है कि हम क्रीम वगैरह लगा के गोरे हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो स्थायी रंग है वो बच्चे का 15 दिन के बाद आ जाता है, जो स्थायी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो भाई जो नवजात शिशु है, एक स्वस्थ शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। आपने देखा होगा बच्चा थोड़ा सा कुछ हुआ कि उठ जाता है, तो वो 2-2 घंटे के बाद अब उठकर अपने मांसपेशियों को घुमाते रहता है, उसमें क्रिया करते रहता है। अगर बच्चा सिर्फ सोते ही रहा तो क्या होगा? वो एक क्या बोल सकते हैं, एक आलसी टाइप माना जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है? बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता। आपको मैं बता दूं कि चीन में कोई देश है शायद, वहाँ पर बच्चों को रुलाने के लिए दूसरों के पास दिया जाता है कि मेरे बच्चे को रुला। क्यों? क्योंकि उस रोने से क्या होता है? बच्चे का मानसिक विकास होता है ना। तो बच्चा जो होता है कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे सोता है, लेकिन वह 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास 90% हो जाता है 6 वर्ष तक। तो बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने शेषावस्था में और बाल्यावस्था में ही सीखता है, जो कि उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। तो 90% विकास बच्चे का हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो मैंने अभी बताया कि बालक जब शेषावस्था में होता है तब 6%, और जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश कर लेता है, यानी जब वो 10 वर्ष का हो जाता है, तो उस समय बालक का विकास 95% हो जाता है। इसलिए बच्चों का जो भी सिखाना होता है, जो भी हम पढ़ाते हैं, वो अगर बाल्यावस्था में अगर पूर्ण करा दिया जाए, उस ज्ञान को स्थायी करा दिया जाए, तो बच्चा कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो ज्ञान कैसा होता है? स्थायी होता है। तो 90% विकास बच्चे का हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो बच्चे की जो हड्डियाँ होती है वो होती है 270 से 350 तक। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक होती है। और ऐसे कितनी है? अगर जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चे की क्या होती है? हड्डियाँ जो होती है वो जुड़ती जाती है एक दूसरे में, और कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है ना। तो बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही मान सकते हैं अपन, है ना, बाल्यावस्था तक 270 से 350 तक होती है। अगला है हमारा,
निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर एक अलग था, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी भारत में मतलब उनको पूर्ण अधिकृत हो गया है, जिसके कारण से वहाँ पर अभी लागू नहीं हुआ है। तो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुआ। अब जम्मू कश्मीर अलग थोड़ी ना है, अपने भारत में ही है ना, लेकिन उसमें नहीं हुआ है। अगला है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य हो गया है? तो 25% सीटें। प्रश्न को ध्यान से समझो कि शिक्षा का अधिकार 2009 नियम के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है। यानी निःशुल्क जो बच्चे होते हैं आरटी के, तो हर स्कूल में आरटी की संख्या होती है ना। तो भाई कितने प्रतिशत होती है उनकी? 25% सीट आरक्षित होती है। अगला है हमारा, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो अगर 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक हो तो वो जड़ बुद्धि का कहलाता है। मैं आपको बुद्धि लब्धि का भी पूरा एक टॉपिक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अपन ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे। तो 25 से कम बुद्धि वाला बालक जड़ बुद्धि वाला बालक कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और सामान्य बालक कौन सा कहलाता है? 90 से कम, है ना, सॉरी 90 वाला, 90 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बालक कहलाता है। और 120 वाला क्या कहलाएगा बताओ? 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। यह आप ध्यान रखना है ना, प्रतिभाशाली। अब अगला प्रश्न है हमारा, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। किसने कहा है? ये कहा है रॉस जी ने। किसने कहा है? रॉस जी ने, कि जो यौन है यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। अगला है हमारा, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक है। बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसने कहा है? हेंगविस हर्स्ट ने। तो ये याद रखना, हेंगविस हर्स्ट ने कहा है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? ये कहा है सिरिल बर्ट ने। क्या कहा है कि भाई जो पिछड़ा बालक है वह अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। मतलब पिछड़ा बालक अपने जो क्लास है उसके पीछे ही रहेगा ना। अगर वो 6वीं में है तो वो अपनी 6वीं का नहीं करके सिर्फ 5वीं क्लास तक ही उसको पता है ना। वो 6वीं का नहीं कर पाता तो अपने कक्षा से पीछे रहना, है ना, थोड़ा कम सामान्य बालक बोल सकते हैं। तो ये किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बालक में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये वैलेंटाइन जी ने कहा है। तो भाई वैलेंटाइन जी ने क्या कहा है कि भाई जो बालक है अगर वो समस्यात्मक बालक है तो किस प्रकार उसे समस्यात्मक क्यों कहेंगे हम? बताओ क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई वो सामान्य बालकों की तरह व्यवहार नहीं करता, उसका जो व्यवहार है वो अलग होता है। चलो वैलेंटाइन से मैं एक ट्रिक से समझाती हूँ। देखो वैलेंटाइन डे सब मनाते हैं, सब नहीं मनाते, कोई कोई मनाता है वैलेंटाइन डे। तो क्या होता है उसमें प्रपोज करता है या फिर कुछ करता है तो अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? उसको एक सीख मिलेगी, लेकिन क्या होगा? वो एक समस्यात्मक बन जाएगा। मतलब उसमें बदले की भावना आएगी, उसकी जो पहले जैसे उसकी मानसिकता थी वैसी नहीं रहेगी, मानसिकता बदल जाएगी उसकी। तो वो नेगेटिव सोचेगा या फिर उसका नकारात्मक विकास होगा, उसका कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? उसमें
वो सामान्य बालकों की तरह रहेगा? नहीं रहेगा। तो वैलेंटाइन जी ने कहा है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। तो यह कथन कहा है वैलेंटाइन जी ने। मुझे आशा है कि आपको ये पूरे 15 जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए वो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ है वो भी देखें। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।